तो दोस्तों यही वो स्ट्रेटेजी थी जिसका इस्तेमाल करते हुए तालिबानों ने न सिर्फ अमेरिका को कमजोर किया, अफगानिस्तान के इन बुलंद और खतरनाक तरीन पहाड़ों के दरमियान मौजूद अफगान गुरिल्ला फाइटर से मुकाबला करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अपने ही पश्तून इलाकों में दाखिल होकर छुप जाते थे और अमेरिकी अड्डों को सख्त से सख्त नुकसान पहुंचाते। अपनी हथियारों और एटमी जंगों की वजह से तो सिर्फ पाकिस्तान ही वो मुल्क था ऐसी वादियां जिसमें किसी गैर मुल्की फौज का पहाड़ अफगानिस्तान के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों का काम करते हैं, जहां गाड़ियां टैंक्स बिल्कुल बेकार पड़ जाती है। तो दोस्तों ये है अफगानिस्तान, एक ऐसा इस्लामी मुल्क जिसको सुपर पावर्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और ऐसा सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ तो 20 साल बाद भी अमेरिका 20 साल के बाद भी अफगानिस्तान के अंदर रहते हुए जंग नहीं जीत सका। अमेरिका से भी पहले जब सोवियत यूनियन ने भी अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की तो वो भी 10 साल बाद सोवियत रूस अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट कर शिकस्त खाकर चला गया। और इससे भी पहले दोस्तों जब सुपर पावर बरतानिया ने अफगानिस्तान को हासिल करने के लिए 3 दफा जंगें की तो इससे तीनों जंगों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर इतना गरीब और एक पसमानदा मुल्क होने के बावजूद अफगानिस्तान कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से जीत जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान जो कि आज से नहीं बल्कि कई सदियों पहले अफगानिस्तान दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के साथ हालत जंग में है, जिसमें अफगानिस्तान ने न सिर्फ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को जंगों में हराया है बल्कि उन सभी सुपर पावर्स को अपने ही मुल्क अफगानिस्तान से भागने पर भी मजबूर किया है। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक तरफ दुनिया का कमजोर तरीन मुल्क और दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दुनिया का गरीब तरीन मुल्क दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को न सिर्फ जंगों में हराता है बल्कि उन्हें अपने ही मुल्क अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर भी कर देता है। तो दोस्तों अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की जीत के पीछे बहुत सी वजूहात और फैक्टर्स हैं जिनका हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो फैक्टर्स हैं जो कि अफगानिस्तान की जीत में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो चलो दोस्तों जानते हैं उन सभी फैक्टर्स को जिनकी वजह से अफगानिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो दोस्तों अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत इसी का ज़बरदस्त ज्योग्राफिया है, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के ज्योग्राफिया की तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब एक ऐसा मुल्क जो कि चारों तरफ से बंद है, जिसमें दाखिल होने का ना कोई ज़मीनी रास्ता है ना ही कोई समुद्री। और दोस्तों यही वो बात है जो कि अफगानिस्तान को किसी भी मुल्क से जंग की सूरत में एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। और वो एडवांटेज ये है कि दोस्तों ये है अफगानिस्तान और ये है अफगानिस्तान से जुड़े सभी बॉर्डर्स, जिसकी वजह से अफगानिस्तान चारों तरफ से बंद है, जिसमें दाखिल होने का ना कोई जमीनी रास्ता है ना ही कोई समुद्री। तो दोस्तों ऐसे हालात में कोई भी मुल्क जो कि अफगानिस्तान पर हमला करना चाहता है और अफगानिस्तान में अपनी फौजें दाखिल करवाना चाहता है, तो दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसी सभी एक्टिविटीज करने के लिए किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज अफगानिस्तान की सरहदों में दाखिल होना है, जो कि दाखिल होना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ये सब करने के लिए ना ही उसके पास जमीनी रास्ता है और ना ही समुद्री। तो दोस्तों ऐसे हालात में किसी भी दुश्मन को अफगानिस्तान की सरहदों तक पहुंचने के लिए उन सभी ममालिक में से एक से पूरी मदद हासिल करना पड़ेगी, जो कि अफगानिस्तान के हमसाये कहलाते हैं, जिसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान शामिल हैं।
तो दोस्तों ये वो सभी ममालिक हैं जिनसे अगर मदद हासिल कर ली जाए तो अफगानिस्तान के किसी भी दुश्मन के लिए अफगानिस्तान के अपने ही हमसाय ममालिक के जरिए अफगानिस्तान में दाखिल होने का मिशन तकरीबन बहुत आसान हो जाता है। जिसकी मिसाल हमें यूं मिलती है कि दोस्तों जब अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ तो सिर्फ पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने ना सिर्फ अमेरिका को अफगानिस्तान तक पहुंचने में मदद की, बल्कि यही वो मुल्क था जिसकी ज़मीनों के जरिए तमाम अमेरिकी सप्लाईज असलहा पाकिस्तान की सरजमीन के ही जरिए अफगानिस्तान तक पहुंचता था। तो दोस्तों ये वो मदद थी जो कि हासिल की अमेरिका ने पाकिस्तान से, वो भी सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए। लेकिन दोस्तों आज के इस दौर में किसी भी मुल्क से इस तरह की मदद हासिल करना तकरीबन एक नामुमकिन सी बात है, क्योंकि एटमी हथियारों और एटमी जंगों की वजह से अब कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि वो किसी की भी जंग का हिस्सा बने और ना ही उसकी जमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो। तो दोस्तों ये वो सभी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी भी गैर मुल्की फौज का अफगानिस्तान में दाखिल होना तकरीबन बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी गैर मुल्की फौज अफगानिस्तान की सरहद तक दाखिल होने में कामयाब हो भी जाए तो उसका अगला बड़ा मुकाबला अफगानिस्तान की खतरनाक और एक परेशान कर देने वाली चैलेंजिंग टेरेन से है, जिसमें अफगानिस्तान के बड़े बड़े रेगिस्तान और उनका रेगिस्तानी मौसम, जिसमें अफगानिस्तान की खुश्क और खतरनाक पहाड़ियां और हिंदू कुश के बुलंद पहाड़ और बर्फीली चोटियों से है, जिसके दरमियान मौजूद बंजर जमीन, गहरी खाइयां और ऐसे ऐसे दुश्वार गुजार रास्ते मौजूद हैं जिसकी वजह से किसी भी गैर मुल्की फौज का अफगानिस्तान से लड़ना तो क्या बल्कि अफगानिस्तान के ऐसे खतरनाक और बंजर तरीन इलाकों में खुद को सरवाइव कर पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोस्तों अफगानिस्तान एक पहाड़ी मुल्क है जिसका 75% जमीनी रकबा दुनिया के बड़े और बुलंद तरीन पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जो कि अफगानिस्तान के चारों तरफ इस तरह से फैले हुए हैं कि दोस्तों अगर कोई गैर मुल्की फौज अफगानिस्तान की सरहदों तक पहुंच भी जाए तो ये पहाड़ अफगानिस्तान के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों का काम करते हैं, जो कि अफगानिस्तान में दाखिल होने वाले किसी भी दुश्मन के लिए एक बड़ी रुकावट बनकर सामने आते हैं, जिसकी वजह से किसी भी गैर मुल्की फौज का अफगानिस्तान के मजीद अंदर तक दाखिल होना तकरीबन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये वो सभी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी गैर मुल्की फौज का अफगानिस्तान से लड़ना तो क्या बल्कि अफगानिस्तान में दाखिल होना तकरीबन बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह दोस्तों अफगानिस्तान को हराना तकरीबन और भी मुश्किल हो जाता है जब बात आती है अफगानिस्तान के बॉर्डर्स की। स्पेशली दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद इस पाक अफगान बॉर्डर की, तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक ऐसा बॉर्डर है जो कि अफगानिस्तान को किसी भी मुल्क से जंग की सूरत में एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है, जिसकी वजह से किसी भी गैर मुल्की फौज के लिए अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढना, उनसे लड़ना और उनसे जीतना तकरीबन बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर वो एडवांटेज है क्या? तो दोस्तों इस एडवांटेज को समझने के लिए हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद इस बॉर्डर, जिसको ड्यूरन लाइन भी कहा जाता है, इसकी छोटी सी हिस्ट्री को जानना होगा, क्योंकि तभी हमें पता चल पाएगा कि आखिर ये एडवांटेज है क्या। तो दोस्तों अगर हम कोशिश करें इस एडवांटेज को जानने की, तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान समेत अफगानिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद इस बॉर्डर को कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया है। जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि दोस्तों अगर हम बात करें अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की मुकम्मल आबादी की, तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की मुकम्मल आबादी एक अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की आबादी से भी बहुत कम है, जो कि न सिर्फ मजहबी बल्कि मुख्तलिफ कबीलों की बुनियादों पर अफगानिस्तान की छोटी सी आबादी 14 मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटी हुई है, जो कि अफगानिस्तान में आबादी के लिहाज से मुख्तलिफ तादाद में मौजूद है, जिसमें हज़ारा बरादरी 9%, ताजिक बरादरी 27%, उज़्बेक बरादरी 9% और पश्तून बरादरी 42% है। तो दोस्तों ये वो सभी ग्रुप्स हैं जो कि अफगानिस्तान में आबादी के लिहाज से मुख्तलिफ तादाद में मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें अफगानिस्तान में मौजूद सबसे बड़े ग्रुप की, तो दोस्तों वो ग्रुप पश्तूनों का है, जो कि न सिर्फ आबादी के लिहाज से अफगानिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है, बल्कि दोस्तों यही वो ग्रुप है जिसका कंट्रोल अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान की फौज, बल्कि अफगानिस्तान की हर एक चीज पर इस ग्रुप का कंट्रोल है, जो कि अफगानिस्तान में बरसों से हुकूमत करता चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों
दोस्तों अब यही वो ग्रुप है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद इस बॉर्डर को न सिर्फ मानता है बल्कि उसको तस्लीम करने से इनकार भी करता है। और दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि दोस्तों जब सुपर पावर बरतानिया ने बरसगीर पाक व हिंद को या सिर्फ पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करने के लिए जब एक बॉर्डर बनाया जिसको हम ड्यूरन लाइन भी कहते हैं, तो दोस्तों पश्तूनों के मुताबिक ये बॉर्डर, ये लाइन, ये इतनी गैर मुनसिफाना थी जिसकी वजह से अफगानिस्तान के बहुत से पश्तून इलाके पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे। और दोस्तों यही वो वाकया था जिसकी वजह से ये 60 मिलियन पश्तून न सिर्फ आपस में कट चुके थे बल्कि इन दोनों मुल्कों में बट भी चुके थे। तो दोस्तों अब यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से पश्तूनों ने न सिर्फ इस बॉर्डर को मानने से इनकार कर दिया बल्कि अब इन लोगों के नजदीक इस बॉर्डर की एक मुखस हैसियत सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन की तरह रह गई थी। तो दोस्तों चूंकि इन लोगों के नजदीक इस बॉर्डर की मुखस हैसियत एक इमेजिनरी लाइन की तरह रह गई थी, तो दोस्तों इसी वजह से इन पश्तूनों ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून इलाकों में बगैर किसी इजाजत के आना जाना शुरू कर दिया, वो भी बिना किसी रुकावट के। और दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि दोस्तों अब हम भी जरा खुद गौर करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद इस बॉर्डर और इस ड्यूरल लाइन के ज्योग्राफी की, तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा एक ऐसा लंबा और ऐसा तवील बॉर्डर है जो कि अपनी एक तरफ न सिर्फ दुनिया के बुलंद पहाड़ और बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ है बल्कि दूसरी तरफ बंजर जमीन, रेगिस्तान और दुनिया की खतरनाक तरीन खुश्क पहाड़ियों पर फैला हुआ है। और दोस्तों यही वो बॉर्डर है जिसके दरमियान ऐसे ऐसे खुफिया रास्ते मौजूद हैं जिसकी वजह से किसी भी शख्स के लिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून इलाकों में दाखिल होना तकरीबन बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस बॉर्डर से रिलेटेड एक छोटी सी हिस्ट्री जिससे आखिर हमें ये तो पता चल गया कि अपने कुछ इश्यूज और अपने ज्योग्राफी की वजह से आखिर कितना कमजोर है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद ये बॉर्डर। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा एडवांटेज है जो कि इस बॉर्डर से उठाया जाता है। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दोस्तों अफगानिस्तान में मौजूद बेशतर तालिबानों का ताल्लुक पश्तून बरादरी से है। तो दोस्तों चूंकि पश्तूनों के लिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून इलाकों में दाखिल होना, वहां रहना और अपनी सभी एक्टिविटीज करना तकरीबन बहुत आसान है, तो दोस्तों यही वो बात थी जिसका सबसे बड़ा फायदा उठाया अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद एंटी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस और अफगान तालिबान ने। और वो इस तरह से कि दोस्तों जब भी अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद ये तालिबान अपनी एक्टिविटीज के जरिए अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फोर्सेस और अमेरिकी अड्डों को सख्त से सख्त नुकसान पहुंचाते हैं, तो दोस्तों बदले में ये लोग अब अमेरिका के अपने ही हमलों से बचने के लिए सरहद पार पाकिस्तान और पाकिस्तान के अपने ही पश्तून इलाकों में दाखिल होकर छुप जाते थे, जिसकी वजह से दोस्तों अब इस अफगानिस्तान में मौजूद इन सभी अमेरिकी फोर्सेस के लिए इन सभी लोगों को ढूंढना, उनसे लड़ना, उनसे जीतना तकरीबन बहुत मुश्किल हो जाता था। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान के इन पश्तून इलाकों में छुपे हुए अफगान तालिबानों की, तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग न सिर्फ पाकिस्तान के इन पश्तून इलाकों में अपने आप को दोबारा से रीग्रो करते बल्कि अपनी दौलत और अपने असले और अपने जंगजुओं में भी इजाफा करते। और दोस्तों इन इलाकों में अपने आप को फुली रिकवर करने के बाद दोस्तों ये लोग अफगानिस्तान में फिर से दाखिल हो जाते और अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फोर्सेस और अमेरिकी अड्डों के खिलाफ अपनी सभी एक्टिविटीज शुरू कर देते। तो दोस्तों यही वो स्ट्रेटेजी थी जिसका इस्तेमाल करते हुए तालिबानों ने न सिर्फ अमेरिका को कमजोर किया बल्कि उसको अपने मुल्क अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर भी किया। तो दोस्तों ये वो सभी फैक्टर्स और डिफिकल्टीज हैं जिसकी वजह से किसी भी गैर मुल्की फौज का अफगानिस्तान में दाखिल होना और अफगानिस्तान से लड़ना तकरीबन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई गैर मुल्की फौज इन सभी फैक्टर्स पर काबू कर अफगानिस्तान में दाखिल हो भी जाए और अफगान जंगजुओं से लड़कर दारुल हुकूमत अफगानिस्तान काबुल पर काबिज हो भी जाए, तो दोस्तों तब भी किसी भी गैर मुल्की फौज के लिए पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लाकर पूरे अफगानिस्तान पर काबिज होना, बल्कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के लिए पूरे अफगानिस्तान पर काबिज होना तकरीबन नामुमकिन है। क्योंकि दोस्तों किसी भी गैर मुल्की फौज को पूरे अफगानिस्तान पर काबिज होने के लिए न सिर्फ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, न सिर्फ अफगानिस्तान की फौज, न सिर्फ अफगानिस्तान के इदारों पर अपना कंट्रोल लाना पड़ेगा बल्कि अफगानिस्तान की जमीन और इन जमीनों पर रहने वाली अफगानिस्तान की आबादी, अफगानिस्तान की पूरी आबादी पर अपना कंट्रोल लाना पड़ेगा, जो कि लाना तकरीबन बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की ज्यादातर आबादी अफगानिस्तान के इन बुलंद
और खतरनाक तरीन पहाड़ों के दरमियान मौजूद इन वादियों में रहती है। दोस्तों ऐसी ऐसी वादियां जिसमें किसी गैर मुल्की फौज का दाखिल होना और इस पर कब्जा करना तो दूर की बात, बल्कि इन वादियों में मौजूद अफगानिस्तान के अपने ही लोगों का अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों तक पहुंचना और अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों में मौजूद अफगानिस्तान के अपने ही लोगों का इन वादियों में दाखिल होना तकरीबन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऐसी वादियां हैं जो कि चारों तरफ से दुनिया के बड़े और बुलंद तरीन पहाड़ों से घिरी हुई हैं। और दोस्तों यही वो पहाड़ हैं जो कि इन वादियों के चारों तरफ बड़ी बड़ी कुदरती दीवारों का काम करते हैं। और दोस्तों यही वो वजह है जिसकी वजह से किसी भी गैर मुल्की फौज का इन वादियों तक पहुंचना और उन पर काबिज होना तकरीबन बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों इन सभी रुकावटों के बावजूद अगर कोई गैर मुल्की फौज इन वादियों पर कब्जा करने की गर्ज से इन बुलंद पहाड़ों को क्रॉस करने की कोशिश भी करता है, तो दोस्तों इसका अगला मुकाबला इन्हीं बुलंद पहाड़ों के दरमियान मौजूद न सिर्फ तालिबान गुरिल्ला फाइटर्स से है जो कि अपने एक हमले से दुश्मन को सख्त से सख्त नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि इसका दूसरा मुकाबला इन्हीं पहाड़ों के दरमियान मौजूद बंजर जमीन और ऐसे ऐसे दुश्वार गुजार रास्तों से है जहां गाड़ियां, टैंक्स बल्कि दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेकार पड़ जाती है। तो दोस्तों ये वो सभी वजूहात हैं जिसकी वजह से न सिर्फ अफगानिस्तान अपने कई इलाकों से कटा हुआ है, बल्कि इन वादियों में रहने वाले अफगानिस्तान के अपने ही लोग अफगानिस्तान के दूसरे कई इलाकों से कटे हुए हैं, जो कि हजारों सालों से इन वादियों में कबीलों की सूरत में रहते आ रहे हैं। ऐसे कबीले जिनका अपना मजहब, अपनी रवायात, अपना कल्चर और अपना एक असूल होने के साथ साथ अपना एक सरबराह भी है। तो दोस्तों यही वो सरबराह है जो कि अफगानिस्तान के वादियों में मौजूद न सिर्फ इन लोगों पर हुकूमत करता है, बल्कि इन वादियों का मुकम्मल कंट्रोल भी इसी के हाथ में होता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें अफगानिस्तान में मौजूद किसी भी अफगान सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो दोस्तों तारीख में शुरू से लेकर आज तक अफगानियों का अफगानिस्तान पर हुकूमत करने का तरीक़ेकार बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि रोमन्स का था। मतलब ये कि दोस्तों काबुल में बैठा हुआ हुक्मरान अफगानिस्तान जो कि अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत और पूरे अफगानिस्तान को चलाने का दावा तो करता है, लेकिन हकीकत में इसकी वादियों, इसके इलाकों और इसके सूबों पर हुक्म और हुकूमत तो किसी और की ही चलती है। तो दोस्तों अब चाहे कोई गैर मुल्की फौज अफगानिस्तान में दाखिल होकर दारुल हुकूमत अफगानिस्तान काबुल पर काबिज हो भी जाए, तो दोस्तों तब भी किसी भी गैर मुल्की फौज के लिए बल्कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत का पूरे अफगानिस्तान पर काबिज होना तकरीबन नामुमकिन है। क्योंकि दोस्तों किसी भी गैर मुल्की फौज को पूरे अफगानिस्तान पर काबिज होने के लिए न सिर्फ अफगानिस्तान की जियोग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन बुलंद पहाड़ों के दरमियान मौजूद अफगान गुरिल्ला फाइटर से मुकाबला करना पड़ेगा, बल्कि इसे अफगानिस्तान के एक इलाके से दूसरे इलाके में दाखिल होने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए अपनी सभी फौजों को लेकर गुजरना पड़ेगा इन वैली पासिस से। दोस्तों ऐसे ऐसे वैली पासिस जो कि न सिर्फ किसी गैर मुल्की फौज को अफगानिस्तान के मजीद अंदर तक दाखिल होने से रोकते हैं, बल्कि किसी भी मुल्क से जंग की सूरत में अफगानिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर वो एडवांटेज है क्या? तो दोस्तों इसके लिए हम जानते हैं इन वैली पासिस को। तो दोस्तों ये वैली पासिस इन बुलंद पहाड़ों के दरमियान मौजूद ऐसे रास्ते होते हैं जो कि इन बुलंद पहाड़ और इस पथरीली चट्टानों से भरी हुई इस बंजर जमीन पर एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचने का आसान और एक हमवार रास्ता फराहम करते हैं। और दोस्तों अफगानिस्तान में मौजूद इन वैली पासिस की अहमियत इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि दोस्तों इन वैली पासिस के बगैर अफगानिस्तान के एक इलाके से दूसरे इलाके में दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान के 75% जमीन न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि दुनिया के बुलंद और खतरनाक तरीन पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जो कि न सिर्फ इन बुलंद दीवारों की तरह रुकावट बनकर सामने आते हैं, बल्कि इन्हीं की वजह से अफगानिस्तान के एक इलाके से दूसरे इलाके में दाखिल होना तकरीबन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अब ये वैली पासिस एक ऑप्शन है जिसको इस्तेमाल करके लोग न सिर्फ अफगानिस्तान ये एक इलाके से दूसरे इलाके में दाखिल होते हैं, बल्कि पूरे अफगानिस्तान में मूवमेंट सिर्फ इन्हीं वैली पासिस की वजह से होती है। और दोस्तों यही वो चीज़ है जो कि अफगानिस्तान को किसी भी मुल्क से जंग की सूरत में एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करती है। और वो एडवांटेज ये है कि दोस्तों यही वो पॉइंट्स हैं जिसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए या फिर धमाके से उड़ा दिया जाए तो किसी भी गैर मुल्की फौज का अफगानिस्तान के मजीद अंदर तक दाखिल होना तकरीबन बहुत मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर दोस्तों जब सोवियत यूनियन ने इन्हीं वैली
वैली पासेस के जरिए अफगानिस्तान के मजीद इलाकों में दाखिल होने और इस पर कब्जा करने की कोशिश की तो दोस्तों अफगानिस्तान में मौजूद ये अफगान मुजाहिदीन जो कि ना सिर्फ इन वैली पासेस पर अपना कब्जा कर लेते बल्कि इन्हें ब्लॉक भी कर देते, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान के मजीद अंदर तक दाखिल होना और इसके इलाकों पर कब्जा करना तकरीबन बहुत मुश्किल हो गया। तो दोस्तों ये वो स्ट्रेटेजी थी जिसका इस्तेमाल कर ये अफगान मुजाहिदीन किसी भी गैर मुल्की फौज को अफगानिस्तान के मजीद अंदर तक दाखिल होने में तकरीबन नाकाम बनाए रखते थे। लेकिन दोस्तों अगर कोई गैर मुल्की फौज इन सभी वैली पासेस के जरिए अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में दाखिल हो भी जाए तो उसके लिए अफगानिस्तान के इन इलाकों में लड़ना और इन पर कब्जा करना तकरीबन बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों अब की बार अफगानिस्तान में मौजूद ये अफगान मुजाहिदीन अपने सभी दुश्मनों को रोकने और इनसे जीतने के लिए ना सिर्फ इन वैली पासेस को ब्लॉक कर देते बल्कि इनको धमाकों से उड़ा भी दिया करते थे, जिसका सबसे बड़ा फायदा इन्हें यह हासिल होता कि दोस्तों जब भी ये लोग इन वैली पासेस को धमाकों से उड़ा देते तो दोस्तों अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में मौजूद किसी भी गैर मुल्की फौज का अफगानिस्तान में मौजूद अपने ही मिलिट्री बेसिस से जमीनी रास्ता टूट जाता, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में मौजूद किसी भी गैर मुल्की फौज को बेस कैंप की तरफ से आने वाली तमाम मेडिकल सप्लाई, वेपन सप्लाई और फूड सप्लाई अचानक से बंद हो जाती, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में मौजूद फौजों को खुराक की और असले की शदीद कमी वाक़ हो जाती, जिसकी वजह से किसी भी गैर मुल्की फौज का अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में ज्यादा देर तक टिक पाना, उनसे लड़ना तकरीबन बहुत मुश्किल हो जाता। मिसाल के तौर पर दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक अफगानिस्तान के एक इलाके खोस्ट की, तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अफगानिस्तान का ऐसा इलाका है जो कि आज से कुछ साल पहले न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से कट चुका था, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि दोस्तों जब गैर मुल्की फोर्सेस इन वैली पासेस के जरिए अफगानिस्तान के इस इलाके में दाखिल हुई तो अफगान मुजाहिदीन ने इस इलाके की तरफ जाने वाले सभी वैली पासेस को, सभी रास्तों को उड़ा कर रख दिया था, जिसकी वजह से इस इलाके में दाखिल होने वाली सभी गैर मुल्की फोर्सेस न सिर्फ फंस गई बल्कि मुजाहिदीन के शिकंजे में भी आ गई। इसी तरह दोस्तों जब अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ तो वो वैली पास और वो रास्ता जिस पर सबसे ज्यादा तालिबानों की नजर थी वो था पेशावर में मौजूद खैबर पास, क्योंकि दोस्तों यही वो वैली पास था जो कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान के अंदर तक दाखिल होने का सिर्फ एक डायरेक्ट रास्ता था, बल्कि दोस्तों यही वो पास था जिसके जरिए अमेरिका और नेटो की तमाम सप्लाईज असलिया पाकिस्तान के इसी रास्ते के जरिए अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी अड्डों तक पहुंचता था। और दोस्तों यही वो वजह थी जिसकी वजह से तालिबानों ने कई दफा इस रास्ते को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो हर दफा नाकाम रहे। लेकिन दोस्तों 2009 में तालिबानों ने खैबर पास के कुछ किलोमीटर करीब इस पुल को धमाके से उड़ा दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जरिए आने वाली तमाम अमेरिकी सप्लाईज अचानक से रुक गई, जिसकी वजह से न सिर्फ अमेरिका दूसरे ममालिक से मदद मांगने पर मजबूर हो गया बल्कि यही वो वजह थी जिसकी वजह से अफगानिस्तान में मौजूद तमाम अमेरिकी फोर्सेस को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। तो दोस्तों ये थे अफगानिस्तान के सभी खुफिया हथियार, ये वैली पासेस, ये बुलंद पहाड़ और इन्हीं में मौजूद अफगान तालिबान, ये सभी वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी भी गैर मुल्की फौज का अफगानिस्तान में दाखिल होना, उससे लड़ना और फिर पूरे अफगानिस्तान पर काबिज होना तकरीबन बहुत मुश्किल है। और दोस्तों यही वो वजह है जिसकी वजह से दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आज तक अफगानिस्तान को फतह कर ही नहीं सकी।